तो हमने रेट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ रेट्स और अलग अलग तरीके की दरें क्या होती हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने सीख लिया है पिछले क्लासेस में। सीख लिया है ना? आज हम रिपोर्टिंग ऑफ बर्थ्स, डेथ्स एंड डिजीजेस पर थोड़ी बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट्स ऑफ हेल्थ स्टेटस। तो नोटिफाइबल, आपको पता करने के लिए एक शब्द दिया था, नोटिफाइबल डिजीजेस। आपने पढ़ा था इसके बारे में? नोटिफाइबल डिजीजेस के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स? क्या होती है नोटिफाइबल डिजीजेस? What are notifiable diseases? चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा तो मैं ही बता देती हूँ। एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बर्थ, डेथ और केसेस ऑफ डिजीज ये न सिर्फ प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड किए जाएं बल्कि एक्यूरेटली रिकॉर्ड किए जाएं। कोई आ गया है वेटिंग रूम में? कल्पना आ गई। तो अगर हर होने वाला जन्म, मृत्यु और बीमारियों के केसेस अगर प्रॉम्प्टली यानी कि तुरंत, तत्परता के साथ और एक्यूरेटली उनका सही सही काउंट अगर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा तो एपिडेमियोलॉजिस्ट अपनी स्टडीज में कभी भी सही कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है? इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम न सिर्फ प्रॉम्प्टनेस अश्योर करता हो बल्कि एक्यूरेसी भी अश्योर करे। हालांकि दुनिया के विकसित से विकसित देश भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसने जितना भी डेटा रिकॉर्ड किया है वो 100% एक्यूरेट है। ये कोई भी दावा नहीं करता है। क्योंकि आप रियलिटी जानना चाहेंगे तो हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे कि यूएस, यूके और ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में उनका हेल्थ रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत रोबस्ट है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे केसेस रह जाते हैं जो कि वो सही समय पर या तो सही समय पर या फिर उनकी काउंट ही नहीं हो पाती है किसी ना किसी वजह से। और अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज में तो आधा पका डेटा ही फाइनली पहुंच पाता है। लेकिन फिर भी हर कंट्री की लगातार ये कोशिश होती है कि जितने भी लूप होल्स हैं, जितने भी कमियां हैं उनके रिपोर्टिंग सिस्टम में, उनको वो दूर कर सके और रोबस्ट बना सके रिपोर्टिंग सिस्टम को। एंड दैट इज आवर अल्टीमेट गोल, that we should minimize the loopholes and the problems, the bottlenecks in the reporting system so as to have a more prompt and more accurate system with time. Physicians, अब notifiable diseases होती क्या है? देखिए, जितने भी physicians यानी डॉक्टर्स होते हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या क्लिनिक्स या हॉस्पिटल, मरीज यहीं पर जाते हैं, तो इन लॉ ये कानून ये कहता है कि अगर किसी डिजीज को नोटिफाइबल डिजीज बनाया गया है तो वो रिपोर्ट करना, अगर उससे पीड़ित कोई मरीज आपके पास आता है तो उसकी रिपोर्ट आपको, सरकार को उसकी सूचना देना अनिवार्य है। और वो सूचना सरकार तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसी का रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। तो नोटिफाइबल डिजीजेस आर इन्फेक्शियस डिजीजेस, मतलब जनरली उन्हीं डिजीजेस को नोटिफाई किया जाता है जिनके एपिडेमिक बनने की आशंका होती है कि अगर उनको सही समय पर सरकार को सूचित नहीं किया गया एंड इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू इंटरवीन एट द राइट टाइम एंड इन द राइट मैनर, देन देयर इज अ थ्रेट ऑफ दैट डिजीज टेकिंग एपिडेमिक प्रोपोर्शंस। तो ऐसी बीमारियां जिनके एपिडेमिक बनने की आशंका रहती है, जनरली सरकारें उनको नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर देती है ताकि उनका कोई भी केस अगर किसी फिजिशियन के पास, क्लिनिक के पास या हॉस्पिटल के पास आए तो वो तुरंत सरकार को सूचित करे कि इस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों, हमें इतने व्यक्ति मिले, हमारे पास आए मरीज, और सरकार सिचुएशन को असेस करे और देखे कि क्या आउटब्रेक हो रहा है या आउटब्रेक की सिचुएशन है या एपिडेमिक की सिचुएशन बन रही है कि निकट भविष्य में ये एपिडेमिक बन सकता है, ताकि वहीं पर इंटरवीन करके उसे कंट्रोल किया जा सके। ये याद रखिएगा कि चाइना में
उनका रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत एक्यूरेट और प्रॉम्प्ट था, तभी जैसे ही वहां पर 25 से 50 उस अननोन न्यूमोनिया लाइक डिजीज के पहुंचे, उन्होंने अपनी सरकार को सूचित किया कि हमें इस बीमारी से पीड़ित 25 से 50 व्यक्ति ऐसे सिम्टम्स के साथ मिल रहे हैं जो कि न्यूमोनिया लाइक सिम्टम्स है, बट दिस डिजीज इज नॉट न्यूमोनिया, इट इज कॉज्ड बाय एन अननोन पैथोजन। पैथोजन को बाद में आइडेंटिफाई किया गया सीक्वेंसिंग के थ्रू, और उस सीक्वेंस डेटा का मिलान करके अवेलेबल सीक्वेंसेस के साथ में तो पता चला कि वो वायरल डिजीज है, और न सिर्फ वायरल डिजीज है बल्कि कोरोना वायरस फैमिली का एक वायरस ये डिजीज कॉज कर रहा है, विच इज अ नोवेल कोरोना वायरस, बिकॉज the sequence was partly matching the available coronavirus sequences but was not fully matching any of the available coronavirus sequences. So they came to the conclusion that this is a novel coronavirus. अब ये अगर प्रॉम्प्ट नहीं होता तो आज जो स्थिति है उससे ज्यादा भयानक स्थिति होती। अब सच्चाई क्या है, चाइना ने जानबूझकर फैलाया वायरस या नहीं फैलाया वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन चाइना ने अपने यहाँ उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया इस डिजीज को, क्योंकि उनका रिपोर्टिंग सिस्टम प्रॉम्प्ट और एक्यूरेट था। अगर ये बीमारी चाइना के बजाय किसी दूसरे, चाइना को भी डेवलपिंग कंट्री ही मानते हैं लेकिन इन अदर सेंसेस साइंटिफिकली और एजुकेशनली वो काफी प्रोग्रेस, और इंडस्ट्रियली, एजुकेशनली तो नहीं, साइंटिफिकली और इंडस्ट्रियली वो काफी प्रोग्रेस कर गया है। वो सिर्फ अपनी पॉपुलेशन और दूसरे कुछ और रीजंस की वजह से अभी भी डेवलपिंग कंट्री के उसमें फॉल करता है, अदरवाइज इट इज अ डेवलप्ड कंट्री साइंटिफिकली एंड इंडस्ट्रियली। बट अगर किसी दूसरे विकासशील देश में ये बीमारी आउटब्रेक, इस बीमारी का आउटब्रेक हुआ होता, तब ये और ज्यादा भयानक सिचुएशन ले सकती थी उस कंट्री में। चाइना ने तो इसको बहुत अच्छे से संभाल लिया। तो physicians, clinics and hospitals are required by law to report all births and deaths, यानी कि ये तो आपको पता ही है कि वो हर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना अनिवार्य है भारत के कानून के हिसाब से, और दूसरे देशों में भी उनके लिए कानून होते हैं। इनके अलावा they have to abide and report all cases of certain notifiable diseases, the diseases that are notified by the government that their reporting is must to their and whom are they supposed to report this to their local health departments. So notifiable diseases are infectious diseases that can become epidemic and for which health officials have to maintain records. तो उनके लिए health officials को records maintain करने होते हैं कि हर हफ्ते में कितने मरीज आपके पास इस बीमारी के आए। तो ये उन्हीं बीमारियों के लिए ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिनको किसी देश की या प्रदेश की अगर देखिए भारत में पब्लिक हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत हद तक अभी भी नोटिफाइबल डिजीजेस की घोषणा सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट भी डिजीजेस को नोटिफाई कर सकते हैं इफ दे विश टू, क्योंकि पब्लिक हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के हिसाब से ये स्टेट लिस्ट में आने वाला सब्जेक्ट है। तो पब्लिक हेल्थ के लिए जितने भी इंतजाम या कानून बनाने हैं वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, लेकिन उसका मिनिस्ट्री ऑफ जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो भी डिजीजेस को नोटिफाई करती है, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी किसी डिजीज को नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर सकती है अपने प्रदेश में। सेंट्रल गवर्नमेंट जब करती है तो वो पूरे देश के लिए नोटिफाइबल डिजीज बन जाता है, स्टेट गवर्नमेंट अगर करती है तो वो उस स्टेट के लिए नोटिफाइबल डिजीज बनती है। और अगर कोई डिजीज गवर्नमेंट ने नोटिफाइबल डिजीजेस की लिस्ट में डाल दिया है तो उसके लिए हेल्थ ऑफिशियल्स को वीकली रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। हर डॉक्टर की ये जिम्मेदारी होती है, हर क्लिनिक की, हर हॉस्पिटल की, कि उन बीमारियों से, नोटिफाइबल डिजीजेस से पीड़ित जितने मरीज उनके यहाँ आते हैं उनकी एक निश्चित समय अवधि के अंदर उनको सरकार को सूचना देनी होती है। जनरली ये समयावधि 3 से 4 दिन की होती है, लेकिन डिपेंड करता है, वो हर बीमारी के लिए अलग अलग हो सकती है कि आपको इतने दिनों के भीतर सरकार को ये सूचना देनी होगी कि इस बीमारी से पीड़ित इतने मरीज हमारे यहाँ आए। तो इससे सरकार को लाइव ये जानकारी मिलती रहती है कि किस बीमारी से, किस नोटिफाइबल डिजीज से पीड़ित कितने मरीज इस वक्त कहाँ हैं। तो वो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं कोई आउटब्रेक तो नहीं हो रहा है, मेजर आउटब्रेक या एपिडेमिक तो नहीं बन रही है कोई बीमारी, ताकि सही समय पर इंटरवीन करके उस बीमारी को वहीं पर रोका जा सके। ये आपको समझ में आ गया नोटिफाइबल डिजीजेस क्या होते हैं।
मैं फिर से बोल दूं क्या होते हैं नोटिफाइबल डिजीजेस? स्टूडेंट्स, नोटिफाइबल डिजीजेस समझ में आया आपको? हाँ, यस मैम। ओके, एक मिनट। यस मैम। ओके, अब इनमें से एक्चुअली मुझे कहीं भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर नोटिफाइबल डिजीजेस की लिस्ट अभी तक कोई मिली नहीं है जिसको कि मैं जिस पे मैं रिलाई कर सकूं। अलग अलग जगह अलग अलग लिस्ट हैं, तो मैं एक खोजने की कोशिश करूंगी या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से मांगूंगी कि मुझे नोटिफाइबल लिस्ट की अभी जो नई लिस्ट है वो मुझे मिल जाए। तो उस मैं नेक्स्ट क्लास में आपको भारत में फिलहाल अभी नोटिफाइबल डिजीज है उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से ही कहूंगी कि वो मुझे वो लिस्ट भेज दे। तो अभी हाल में आपने अगर अब न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे, हाल में क्या वो इस वक्त तो पैंडेमिक ही चल रहा है। पिछले साल आपने न्यूज में सुना होगा 2019 में कि पिछले साल जब बारिश के सीजन में मलेरिया और डेंगू बहुत ज्यादा एपिडेमिक प्रोपोर्शंस ले रहे थे, तो दिल्ली सरकार ने अपना एक कार्यक्रम भी चलाया था ना, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, याद है आपको? एक प्रोग्राम चलाया था जिसका टीवी पर वो एडवर्टाइजमेंट देते थे। तो वो उस वक्त यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिल्ली गवर्नमेंट को बोला था कि मलेरिया और डेंगू को वो नोटिफाइबल डिजीजेस घोषित कर दे, क्योंकि पब्लिक हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो अगर आपको किसी सिर्फ एक स्टेट में किसी डिजीज को नोटिफाइबल बनाना है, तो आप उस स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर स्टेट में उस डिजीज या एक से अधिक डिजीजेस को नोटिफाइबल घोषित कर दे, क्योंकि उस स्टेट में उस बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है या हर साल बढ़ता है। नाउ व्हाट इज अ नोटिफाइबल डिजीज, फिर से हम समराइज कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। So a notifiable disease is a disease which is required by law to be reported to government authorities. एक notifiable disease हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं, शब्द अभी पता नहीं है notifiable को क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुसूचित बीमारी या कुछ ऐसा ही होता होगा, मैं देख के बता दूंगी आपको। तो एक नोटिफाइबल बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि कानून के तहत जरूरी होती है कि आप उसकी सूचना सरकारी अथॉरिटीज को क्या बोलते हैं, सरकारी अधिकारियों को या सरकार को समय पर उसकी सूचना प्रदान करें। तो ये जरूरी होता है। और ये जो इंफॉर्मेशन समय के साथ कि कितने मरीज किस बीमारी के किस हफ्ते में आई, ये जो इंफॉर्मेशन कोलेट की जाती है, इकट्ठा की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, इससे सरकार को मदद मिलती है या अथॉरिटीज को, ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ये मदद मिलती है कि वो डिजीज की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर पाए, यानी कि प्रोग्रेस होने न दें, ऐसे स्टेप्स उठाएं। और अर्ली वार्निंग साइंस अगर पॉसिबल आउटब्रेक्स के हैं तो वो सरकार को मिल जाए और वो इंटरवीन करके वहीं पर उसको रोक सके। अब ये जो ओनस होता है किसी डिजीज को नोटिफाई करने का, ये बेसिकली किसी डिजीज को नोटिफाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, लेकिन अगर वो किसी एक स्टेट सीमित है या एक या दो स्टेट्स तक सीमित है, देश भर में नहीं फैला है, तो ये ओनस या जिम्मेदारी होती है उस राज्य सरकार की कि वो उस बीमारी को नोटिफाइबल डिजीज घोषित करे। तो सेंटर के साथ संपर्क में रहकर उनके साथ विचार विमर्श करके राज्य सरकार ही किसी बीमारी को अपने राज्य में नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर सकती है। अगर किसी राज्य सरकार ने किसी बीमारी को अपने प्रदेश में नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर दिया, सो इफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज notified a disease as a notifiable disease, then if anybody fails to report that notifiable disease, let's say a physician fails to report a case of a notifiable disease that has come to him or her, then it would be considered a criminal offense by that physician, and the state government can take necessary actions against that physician. Okay, तो डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट में सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, इसे एक कानूनी जुर्म कानूनन अपराध माना जाता है कि अगर आपके पास कोई नोटिफाइबल डिजीज का केस आया और उसकी जानकारी आपने सरकार को समय रहते सही समयावधि में नहीं दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। नोटिफाइबल डिजीज आपको समझ में आ गया है, तो डिजीजेस के केसेस जो नोटिफाइबल डिजीजेस की लिस्ट में जो होते हैं वो आपको उनकी जानकारी सरकार को देनी होती है।
लेकिन हर जन्म और हर मृत्यु की जानकारी भी आपको सरकार को प्रदान करनी होती है। ये तो आपको पता ही है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अनिवार्य है भारत में। तो अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो आपको उसका जन्म प्रमाण पत्र लेना होगा और उसका जन्म पंजीकरण कराना होगा। अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो रही है तो उनको मृत्यु पंजीकरण कराना होगा और मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये सिस्टम इंश्योर करता है कि हर जन्म और हर मृत्यु रिकॉर्डेड है देश में और हर नोटिफाइबल डिजीज का केस रिकॉर्डेड है देश में। अब हम आ जाते, अब एक काम करिए, आप डेफिनेशन लिख लीजिए नोटिफाइबल डिजीज की, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोटिफाइबल डिजीज की डेफिनेशन लिख लीजिए। इन्फेक्शियस डिजीजेस फॉर विच हेल्थ ऑफिशियल्स, इन्फेक्शियस डिजीजेस, notifiable diseases are infectious diseases for which health officials request or require reporting, for which health officials request or require reporting for public health reasons, for public health reasons. हो गया? लिख लिया? डेफिनेशन लिख लिया आपने? यस मैम। Yes, ma'am. गुड गुड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं towards standardized measurements of health status of population. So how do you measure health status of a population? किसी भी जनसंख्या की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, ये आप कैसे, इसका आकलन कैसे करते हैं? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक प्रिसाइज मेजर दीजिए कि आप कितने, अगर मैं संजय से पूछती हूँ, संजय मंगराज मुझे पहला नाम दिख रहा है लिस्ट में, मान लीजिए मैं संजय से पूछती हूँ, संजय आप कितने स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं या नहीं, तो उसका जवाब होगा मैम स्वस्थ है या नहीं? Yes, ma'am. गुड गुड, स्वस्थ रहिए। हाँ स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। हाँ, तो अगर पहला सवाल का जवाब तो ये हो गया कि आप स्वस्थ हैं या नहीं, तो संजय बोलेंगे कि हाँ मैम स्वस्थ हैं। अब मैं पूछूंगी आप कितने स्वस्थ हैं, कितने परसेंट स्वस्थ हैं, तो क्या वेलनेस का कोई प्रिसाइज मेजर हो सकता है कि एक पर्सन 80% हेल्दी है, दूसरा 90% हेल्दी है, तीसरा 93% हेल्दी है, चौथा 95% हेल्दी है? क्या आप प्रिसाइज मेजरमेंट दे सकते हैं किसी के स्वास्थ्य का? नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकते ना। सिर्फ ये बोल सकते हैं कि कोई स्वस्थ है या नहीं है। तो अस्वस्थ होने का प्रमाण क्या है और स्वस्थ होने का प्रमाण क्या है? अगर कोई बीमार भी है तो ये नहीं, ये कोई भी प्रिसाइज कोई डॉक्टर लिख के नहीं देता कि आप 20% बीमार हैं या 80% बीमार हैं या 33% बीमार हैं या 85% बीमार हैं। बीमारी है शरीर में, उसका इलाज किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। स्वस्थ हैं वो वाइटल स्टैटिस्टिक से, अलग अलग पैरामीटर्स से भाई दिख रहा है कि आप स्वस्थ हैं, नॉर्मल रेंज में है तो आप स्वस्थ ही होंगे। लेकिन प्रिसाइज मेजर वेलनेस या इल हेल्थ का नहीं होता है। आप उसको किसी पैमाने पे आंकड़ों के साथ नहीं देख सकते कि 93% हेल्थ है इस व्यक्ति की, इसकी 90% है, इसकी 80 है, इसकी 82 है। तो है ना, हेल्थ में कोई टॉपर या लूजर नहीं होता है कि कोई एक टॉपर है जिसके 93% आए तो वो टॉप नहीं होता। लेकिन इसके ठीक विपरीत डेथ या मृत्यु को आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं ना, है ना? हम ये बोल सकते हैं कि वो स्वस्थ है या वो अस्वस्थ है, कितने प्रतिशत है ये नहीं बोल सकते। तो हम क्लियरली डिफाइन नहीं करते हेल्थ को या इल हेल्थ को। तो कोई अगर स्वस्थ नहीं है तो वो अस्वस्थ होगा और अस्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ होगा। लेकिन मृत्यु को आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं, है ना? मृत्यु में ऐसा नहीं होता है कि मैं 85% तो जीवित हूँ लेकिन 15% मर चुका हूँ, या 80% जीवित हूँ 20% मर चुका हूँ। कोई जीवित है तो जीवित है और मृत है तो मृत है। डेथ को आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। तो ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स बहुत रिलायबल नहीं होते हैं। मॉर्टैलिटी, जितने रिलायबल मॉर्टैलिटी इंडिकेटर्स होते हैं किसी जनसंख्या की या किसी आबादी की हेल्थ स्टेटस का आकलन करने के लिए,
उतने रिलायबल मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स नहीं होते हैं, क्योंकि आप हर जन्म और हर मृत्यु के रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मृत्यु को रिकॉर्ड कर रहे हैं मतलब वो निश्चित रूप से मृत्यु होगी तभी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। बीमारी के केस में ऊपर नीचे हो सकता है कि वो उसमें वो उसको वो बीमारी नहीं थी लेकिन फॉल्स पॉजिटिव आ गया, किसी ने टेस्ट रिपोर्ट्स के आधार पर एक फॉल्स पॉजिटिव केस इंक्लूड कर लिया, या वो व्यक्ति बीमार था लेकिन टेस्ट में वो बीमारी पकड़ में नहीं आई या डॉक्टर की पकड़ में नहीं आई तो वो फॉल्स नेगेटिव आ गया। तो मॉर्बिडिटी डेटा में हेरफेर हो सकता है, फॉल्स पॉजिटिव्स भी हो सकते हैं, फॉल्स नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, लेकिन मृत्यु के आंकड़े में फॉल्स पॉजिटिव्स और फॉल्स नेगेटिव्स नहीं हो सकते। जो मर गया उसको तो आप या तो दफना दोगे या जला दोगे, मतलब क्रिया कर्म करके, नहीं भी मरा होगा तो आप अंतिम संस्कार उसका कर दोगे तो मर गया ना। तो मृत्यु के आंकड़े रिलायबल होते हैं, इसलिए मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स सिंगल मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर बने हुए हैं आज तक किसी भी पॉपुलेशन के हेल्थ स्टेटस का आकलन करने के लिए। अब मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स, although they the single most reliable indicator of a population's health status, they do not completely describe the health status of a population. हालांकि वो एकमात्र सबसे अधिक रिलायबल इंडिकेटर आज तक बने हुए हैं किसी भी आबादी की हेल्थ स्टेटस का आकलन करने के लिए, लेकिन वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं किसी भी आबादी के स्वास्थ्य का, क्योंकि उनको लेकर आप दूसरे यूजफुल मेजरमेंट्स तो कर सकते हैं, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं या इयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस जिसको YPLL बोलते हैं, ये आंकड़े तो आप, लेकिन इसके अलावा जो जानकारी है स्वास्थ्य के बारे में कि कौन कौन सी बीमारियां प्रेवलेंट है, ये सारी जानकारी आपको मृत्यु के आंकड़े नहीं देते। अब हम आ जाते हैं जिन दो इंडिकेटर्स का हमने नाम लिया। सबसे पहले mortality statistics can be used to calculate other useful measurements. तो वो ये जानकारी तो देते हैं कि किसी आबादी में कितनी मृत्यु हो रही है, डेथ रेट क्या है, क्रूड डेथ रेट क्या है, एज एडजस्टेड डेथ रेट क्या है। अब क्रूड डेथ रेट से आपको ये पता चलता है कि इस वर्ष में इतने व्यक्तियों पे इतने लोगों की मृत्यु हुई, यानी प्रति 1000 लोगों पे इस आबादी में इस वर्ष में मान लीजिए 10 लोगों की मृत्यु हुई। एज एडजस्टेड डेथ रेट आपको ये बताता है कि यदि आप किसी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन से कंपेयर कर, अगर आपको किसी दूसरे पॉपुलेशन से कंपेयर करना है रिलेटिव रिस्क, यानी इस आबादी में मृत्यु का रिस्क ज्यादा है आबादी ए बनिस्बत आबादी बी के, तब आपको एज एडजस्टेड या दूसरे एडजस्टमेंट, सेक्स या रेस एडजस्टमेंट करने होंगे अगर दोनों पॉपुलेशंस के स्ट्रक्चर में अंतर है इन टर्म्स ऑफ एज और रेस और सेक्स और एनी अदर थिंग और एथनिसिटी। तो अगर आप उनको लेकर कंपेयर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए विदेश में और वाइट मेन में कैंसर होने की क्या संभावना है, मान लीजिए इस कैंसर से मृत्यु होने की क्या संभावना है इन ब्लैक मैन वर्सेस वाइट मैन, अगर किसी को ये आंकड़ा निकालना है तो उसके लिए जरूरी है कि एक स्टेट का, मान लीजिए आप एक स्टेट का कंपैरिजन दूसरे स्टेट से कर रहे हैं, आप इलिनॉय का कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी और स्टेट का नाम ले लीजिए, कोलंबिया से कंपेयर कर रहे हैं उसको, तो इन दोनों या अलास्का से कंपेयर कर रहे हैं, फ्लोरिडा को कंपेयर कर रहे हैं अलास्का से, कोई भी दो स्टेट्स यूएस के स्टेट्स ले लीजिए, एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। अगर उन दोनों स्टेट्स में किस स्टेट में मृत्यु की संभावना ज्यादा है या रिस्क ज्यादा है, तो ये आप जानना चाहते हैं कि ब्लैक मैन वर्सेस व्हाइट मैन में किस स्टेट में मृत्यु की संभावना ज्यादा है या किस राज्य में मृत्यु ज्यादा होती है ब्लैक मैन की कंपेयर टू व्हाइट मैन, तो उसमें आपको ब्लैक मैन वर्सेस व्हाइट मैन का एक का इसको ये रेशियल डिफरेंस है तो रेस एडजस्टमेंट करना होगा, एज एडजस्टमेंट करना होगा अगर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर डिफरेंट है दोनों आबादियों में। तो रेस एडजस्टमेंट करने के लिए भी आप वही प्रोसीजर अपनाएंगे जो एज एडजस्टमेंट के लिए करते हैं। पहले आप रेस स्पेसिफिक डेथ रेट्स निकालेंगे इन बोथ द पॉपुलेशंस, डेथ रेट फॉर व्हाइट्स इन पॉपुलेशन ए एंड डेथ रेट फॉर ब्लैक्स इन पॉपुलेशन ए। तो यानी तो ये कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स
of white men upon total population of white men in population A. Total number of deaths of black men upon total population of black men in population A. ऐसा ही आप के लिए करेंगे तो ये रेस स्पेसिफिक डेथ रेट्स आपके पास आ गए ऑफ ब्लैक। अब इनको आप स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के वेटेड प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे आपको मिल जाएगा रेस स्पेसिफिक death rates for population A and B in race adjusted death rates for population A and B। अब इन दोनों A ब्लैक और व्हाइट को आप प्लस कर दें तो आपको रेस एडजस्टेड डेथ रेट मिल जाएगा फॉर पॉपुलेशन A और रेस एडजस्टेड डेथ रेट मिल जाएगा फॉर पॉपुलेशन। अब आप रेस एडजस्टेड डेथ रेट्स को कंपेयर कर सकते हैं फॉर पॉपुलेशन A लेट्स से फ्लोरिडा एंड फॉर पॉपुलेशन B लेट्स से अलास्का। ये दो अलग अलग स्टेट्स हैं यूएस की। इनके लिए जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेस एडजस्टमेंट के बाद क्या फ्लोरिडा अलास्का में मृत्यु का रिस्क बराबर है या फ्लोरिडा में ज्यादा है मृत्यु का रिस्क या अलास्का में ज्यादा है कैंसर से मरने का रिस्क। ये सिर्फ कैंसर से रिस्क की बात करें क्योंकि हमने टोटल काउंट वही लिए थे जो लोग कैंसर से मरे। तो अब अगर आपको इस आंकड़े से ये पता चलता है कि फ्लोरिडा में कैंसर से मरने का रिस्क ज्यादा है कंपेयर टू अलास्का तो आप उसका कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे कि फ्लोरिडा में अलास्का के मुकाबले कैंसर से मरने का रिस्क ज्यादा क्यों है, क्योंकि आपने रेस को लेकर जितनी कंपाउंडिंग थी वो डेटा में से दूर कर दी क्योंकि आपने वेटेड प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करके उनको रेस एडजस्ट कर दिया है दोनों जगह के क्रूड डेथ रेट्स को। अब इस जैसे ही आपको ये आंकड़ा मिलता है और आपने ये रिलेटिव रिस्क पता लगा लिया कि वहां पर कितना रिस्क है फ्लोरिडा में और कितना रिस्क है अलास्का में, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि फ्लोरिडा के लोग अमूमन कितने साल तक जीते हैं, उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है, क्योंकि ये मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स है, मोर्टेलिटी डेटा है ये सारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, डेथ रेट्स है। और आपको अलास्का में एक व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हिंदी में बोलते हैं जीवन प्रत्याशा, कि एक व्यक्ति की संभावित जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो अलास्का में आपको मिल जाएगा और फ्लोरिडा के लिए, दोनों राज्यों के लिए अगर आपको मिल जाएगा तो ये आपको उस टोटल पॉपुलेशन की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बता देगा कि अलास्का में जनरली, ये हाइपोथेटिकली बता रही हूँ, अलास्का में जनरली लोग 85 साल तक जीते हैं और फ्लोरिडा में जनरली लोग 65 साल तक जीते हैं। तो फ्लोरिडा में जीवन प्रत्याशा या एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 है और अलास्का में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 है। याद रखिएगा ये दो स्टेट्स की हैं, हो सकता है यूएस एज अ कंट्री की कुछ और हो, क्योंकि वो इन सब सारे स्टेट्स की पूरे 50 राज्यों की एवरेज हो जाएगी, इसलिए यूएस एज अ कंट्री की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 राज्यों से या 50 राज्यों से बिल्कुल अलग हो सकती है, क्योंकि वो उन सभी राज्यों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाएगी। तो मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स से एक तरफ जहां आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, वहीं इयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो YPLL और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होते हैं, इनके अलावा भी कुछ मेजरमेंट्स होते हैं जो कि आप लाइफ मोर्टेलिटी डेटा से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि डैलीज होते हैं, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेल या हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी हेल। तो इन सभी पे हम चर्चा करेंगे आगे। तो पहला तो आप मैं आपको कुछ आंकड़े लिखवा रही हूँ, आप लिख लीजिए। मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स हेडिंग डालिए और लिख लीजिए, हेडिंग डालिए मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स। ये हम सारी ये चीजें समझने की कोशिश करेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, YPLL, डेल, डैलीज, हेल, ये होते क्या। कुछ आंकड़े लिखवा रही हूँ, वो लिख लीजिए। इन 2001 में, यानी वर्ष 2001 में, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, एक कंट्री है ए, ठीक है, कंट्री कोई भी, इंडिया ही मान लीजिए कि इंडिया में 2.4 मिलियन डेथ्स हुई इन द ईयर 2001 इन इंडिया। ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, देयर 2.4 मिलियन डेथ्स, 2.4 मिलियन डेथ्स। तो 2.4 मिलियन को आप कैसे लिखेंगे, 2,400,400 ऐसे लिखेंगे, ठीक है।
2,400, कॉमा 000। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, तो 2.4 मिलियन का मतलब कितना हो जाएगा? 2.4 मिलियन का मतलब कितना हो जाएगा? 24 लाख। तो 24 लाख तो वर्ष 2001 में इंडिया में लगभग 24 लाख मौतें हुई, कुल मौतें हुई। ये आंकड़ा आप लिख लीजिए। ये हाइपोथेटिकल है, मैं अपने मन से ये आंकड़ा दे रही हूँ, ये कहीं मैंने वेबसाइट वगैरह से नहीं ले रही हूँ। ये कुल मौतों का आंकड़ा आपको मिल गया। अब लिख लीजिए क्रूड मोर्टालिटी रेट। क्रूड मोर्टालिटी रेट, ये जिसको क्रूड डेथ रेट भी आप बोल सकते हैं, क्रूड डेथ रेट वाज 848 पर लाख। क्रूड डेथ रेट वाज 848 पर लाख। 848 पर लाख। अब मुझे ये बताइए कि इसमें 848 तो क्रूड डेथ रेट हो गया, ये लाख जो है ये क्या है यहाँ पर? multiplier. Good. Lakh is multiplier. So per 1 lakh people, this means that on every 1 lakh people of Indian population, 848 people died in the year 2001. ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? हर 1 लाख व्यक्तियों पर 848 लोगों की मृत्यु हो गई भारत में वर्ष 2001 में। हाइपोथेटिकल है भैया, ये कहीं से मैंने आंकड़ा सही लिया हुआ नहीं है, ये मनगढ़ंत आंकड़ा है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। अब एज एडजस्टेड डेथ, ये क्रूड है, यानी इसको एज के लिए एडजस्ट नहीं किया गया है, तो अब आप इसको सीधे किसी दूसरे कंट्री के डेथ रेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है कंपेयर टू जापान। जापान में बूढ़े व्यक्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में यंगर पॉपुलेशन की जनसंख्या में बड़ा प्रोपोर्शन है कंपेयर टू ओल्डर, or compared to any other country except some of the developing countries, our neighbors like Pakistan or Bangladesh or Nepal. Most of the countries, most of the developed countries have a greater proportion of older population compared to India. So age adjusted death rate जो होता है, जो कि aging population के इफेक्ट को eliminate कर देता है, उसके बाद आप ये मान लीजिए कि age adjusted death rate for India in the year 2001 was 854 deaths per 1 lakh population. लिख लीजिए, age adjusted death rate was 854 per 1 lakh population. यानी क्रूड डेथ रेट तो 848 पर 1 लाख पॉपुलेशन था, लेकिन आफ्टर एज एडजस्टमेंट इट वाज 854 डेथ पर 1 लाख पॉपुलेशन। लिख लिया? यस मैम। ओके, अब ये जो इतना अंतर क्यों है? 848 तो क्रूड डेथ रेट था और 854 आपका एज एडजस्टेड डेथ रेट है, तो ये अंतर आया किस लिए? ये अंतर इसलिए आया है, अगर आप ये मान लें कि देखिए आपने जिस भी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के साथ इसको कंपेयर किया है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अगर ये डेट, क्योंकि हम 2001 इसमें बोल रहे हैं, तो मान लेते हैं कि 2011 से पहले 2001 में ही सेंसस हुआ था भारत में। ठीक है, हर 10 साल पे भारत में सेंसस होता है, तो अभी 2021 में सेंसस होगा, तो 2011 के पहले का जो सेंसस हुआ था वो 2001 में ही हुआ था। तो हम ये मान लेते हैं कि 2001 के सेंसस के आंकड़े को लेकर ही इसका एज एडजस्टमेंट किया गया है, यानी उसी को स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मान लिया गया, या उसके 10 साल पहले की जनसंख्या को माना गया होगा। 1991 अगर हम मान लेते हैं कि 1990, इस केस में एज एडजस्टमेंट करते वक्त स्टैंडर्ड पॉपुलेशन 1991 के सेंसस डेटा को लिया गया है। स्टैंडर्ड पॉपुलेशन डेटा का मतलब होता है कि उस जनसंख्या या आबादी के आंकड़े में आपको हर काउंट के बारे में पता है, यानी देश में अगर 1.31111413 बिलियन लोग हैं इस वक्त, तो सारे काउंट्स आपको पता है, हर व्यक्ति काउंटेड है, तो उस काउंट में इतने फीमेल्स हैं, इतने एग्जैक्ट मेल्स हैं, इतने बूढ़े हैं, इतने जवान हैं, इतने बच्चे हैं, हर काउंट के बारे में आपको पता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। तो ये
इसके बारे में मैं आपको जब स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा ही होगा शायद, या आगे नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दूंगी। वो पैरामेट्रिक और दो तरीके के डेटा होते हैं, खैर वो बाद में बताएंगे, अभी कंफ्यूज नहीं करती हूँ आपको। तो पॉपुलेशन एक ऐसी जनसंख्या होती है जिसमें आपको सारे काउंट्स के बारे में पता होता है, एग्जैक्ट कि कितने फीमेल्स हैं देश में, कितने मेल्स हैं, कुल काउंट पता होते हैं। एक परसेंटेज और वो तो छोड़ दीजिए, कुल काउंट पता होता है कि कितने फीमेल्स हैं, एक एक को काउंट कर चुके होते हैं, क्योंकि जनसंख्या आबादी की गणना करते वक्त, जनगणना करते वक्त। तो ये एज एडजस्टेड डेथ रेट ये बताते हैं कि अगर 1991 के मुकाबले 2001 में एज मेकअप में, जनसंख्या की एज मेकअप में साल दर साल कोई चेंज नहीं आया है, यानी अगर आपने 1991 की जनसंख्या को स्टैंडर्ड पॉपुलेशन माना है और आपको पता है कि उसमें 51% मेल्स थे और 49% फीमेल्स थी जनसंख्या में, तो ये हो सकता है ना कि 1991 के मुकाबले 2001 में ये हर साल मेल्स और फीमेल्स का प्रोपोर्शन घटता बढ़ता रहता है पॉपुलेशन में, क्योंकि काउंट तो समान नहीं रहता ना, चेंज होता रहता है। अब अगर मेल्स और फीमेल्स की का प्रोपोर्शन जनसंख्या में घटता बढ़ता रहा है, तो आप 1991 के मुकाबले डेथ रेट को कैसे, मान लीजिए आप ये कंपेयर करना चाहते हैं कि 1991 में भारत में मृत्यु दर कितनी थी और 2001 में भारत में मृत्यु दर कितनी है, और इस आधार पर आप ये बोल रहे हैं कि क्रूड डेथ रेट भारत में 1991 में 950 थी, और क्योंकि 2001 में वो 848 हो गई, इसलिए हमने मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है और देश ने बहुत तरक्की की है और हेल्थ स्टेटस जनसंख्या का इम्प्रूव हो गया है, क्योंकि 1991 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 950 लोग मर जाते थे, लेकिन 2001 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 848 लोग मरते हैं। ये आंकड़ा सही नहीं है, आप कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों भारत की जनसंख्या थी, 1991 में भी भारत की जनसंख्या आबादी थी और 2001 में भी आप भारत की आबादी को ही ले रहे हैं, लेकिन अलग अलग टाइम एज मेकअप में डिफरेंस आ गया है। हो सकता है कि 1991 में फीमेल्स का प्रोपोर्शन कम रहा हो या ज्यादा रहा हो 2001 के मुकाबले, हो सकता है 1991 में ओल्डर जनरेशन का पॉपुलेशन ज्यादा रहा हो या कम रहा हो 1991 2001 के मुकाबले। तो अगर एज मेकअप में चेंज हो गया है या सेक्स मेकअप में चेंज हो गया है या दूसरे वेरिएबल्स में चेंज हो गया है, तो आपको उनके लिए एडजस्टमेंट करना होगा। अगर एज मेकअप में चेंज हुआ है तो एज के लिए एडजस्टमेंट करना होगा, सेक्स मेकअप में चेंज हुआ है और वो मोर्टेलिटी में एक वेरिएबल है तो उसके लिए आपको एडजस्टमेंट करना होगा। अगर रेस मेकअप में चेंज हुआ है और वो मोर्टेलिटी में एक वेरिएबल है तो उसके लिए आपको एडजस्ट करना होगा। तो एज एडजस्टेड डेथ रेट ये बताता है कि अगर एज मेकअप 2001 में भी उतना ही होता भारत में जितना कि 1991 में था, तब भारत में मृत्यु दर ये होती, यानी भारत में मृत्यु दर 854 होती अगर एज में ही होता, वही होता जो 1991 में था। तो अब ये जो 854 जो आपको एज एडजस्टेड डेथ रेट है ये बता रहा है कि भारत का एज मेकअप हमने नॉर्मलाइज कर दिया या स्टैंडर्डाइज कर दिया है, उतना ही कर दिया है जितना 1991 में था। यानी उसको आपने पूरे टोटल में ये मान लिया है कि अगर 10% 0 to 4 years कंट्रीब्यूट करता था 1991 में, तो आपने 0 to 4 उसको नॉर्मलाइज कर दिया है 10% के लिए। 4 years की जो जनसंख्या है उसको 10% के लिए ही नॉर्मलाइज कर दिया है आज के आंकड़े को 2001 में। तो एज मेकअप के लिए स्टैंडर्डाइज करने के बाद भी भारत में जो एज एडजस्टेड डेथ रेट है वो 854 है, यानी कि 950 जो उस वक्त, मान लीजिए उस वक्त की एज एडजस्टेड रेट 925 थी, 950 क्रूड डेथ रेट थी और 925 उनकी एज एडजस्टेड डेथ रेट थी। तो 925 के उस वक्त की एज एडजस्टेड डेथ रेट के मुकाबले आज की जो एज एडजस्टेड डेथ रेट है वो उसमें कमी आई है, यानी एज एडजस्टमेंट करने के बाद भी डेटा कंपेयर करने पर हम ये कह सकते हैं कि भारत ने स्वास्थ्य के मामले में या हेल्थ स्टेटस के मामले में काफी तरक्की की है। और तब
1991 में प्रति 1 लाख व्यक्ति 950 या 925 लोगों की मृत्यु होती थी, लेकिन आज 2001 में एज एडजस्टमेंट करने के बाद भी, डेटा को 1991 के कंपेरेबल बनाने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि भारत में प्रति 1 लाख व्यक्ति सिर्फ 854 लोगों की मृत्यु हुई। एज एडजस्टमेंट सिर्फ ये बताता है। ऐसे ही सेक्स एडजस्टमेंट होता है, ऐसे ही रेस एडजस्टमेंट होता है। याद रखिएगा, एडजस्टमेंट आप उसी के लिए, उसी वेरिएबल के लिए करते हैं जो उस इंडिकेटर में एक रोल प्ले कर रहा होता है। अगर सेक्स मोर्टालिटी में कोई या जेंडर स्पेसिफिक मोर्टालिटी का टोटल मोर्टालिटी डेटा में कोई रोल नहीं है, सेक्स या जेंडर के लिए एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। अगर रेस स्पेसिफिक मोर्टालिटी का मोर्टालिटी डेटा में कोई रोल नहीं है तो आप रेस के लिए एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। ये एडजस्टमेंट तभी किए जाते हैं जब एज का, सेक्स का, रेस का, एथनिसिटी का या किसी दूसरे वेरिएबल का टोटल मोर्टालिटी इंडिकेटर पे या डेटा में कोई रोल होता है। अगर वो रोल नहीं प्ले कर रहा है तो उस वेरिएबल के लिए एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो बेमानी होता है। अब ये आपको समझ में आ गया कि एज एडजस्टेड डेथ रेट का मतलब क्या होता है? समझ गए आप? अगर आपने 1991 के जनसंख्या आंकड़े के हिसाब से अगर एडजस्ट किया है आज के 2000 या 2020 के आंकड़े को, मतलब आप ये मान लिया है कि 1991 में जितना प्रोपोर्शन था फीमेल्स का, उतना ही हम मान लेते हैं कि 2020 में है। तब भी कितना एक मानने के बाद हमारा जो मोर्टालिटी डेटा है उसको कंपेयर करने पर ये पता लगा पाएंगे कि वाकई हमारा मृत्यु दर घटा है या बढ़ा है। समझ गए? ये समझ में आया या नहीं आया समझ में? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आया है तो बता दीजिए, मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये सब कुछ समझ में? मैम एक बार फिर समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं दूसरे तरीका, अच्छा चलिए मान लीजिए आपको दूसरे तरीके से समझाती हूँ। मान लीजिए कि 1990 में, ठीक है, 1990 में किसी भी एक सामान का नाम ले लीजिए। 19, हाँ ये चलिए हाइपोथेटिकली ले लेते हैं। 1990 में मान लीजिए देसी घी मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 1990 में देसी घी 10 रुपए किलो आता था, ठीक है, ठीक है, आता था, ठीक है। अरे भैया सुन रहे हो? ठीक है मैम। जी मैम, जी मैम। पता चले कि आप सुन भी रहे हैं कि नहीं। तो मान लीजिए 1990 में देसी घी 10 रुपए किलो आता था, और ये मान लीजिए कि आज 2020 में देसी घी 100 रुपए किलो आता है। महंगा हो गया है, महंगा हो गया है ना, महंगा हुआ है ना, 10 के 100 रुपए महंगा। हाँ हुआ है कि नहीं हुआ है? यस मैम, 400 रुपए हुआ है मैम। अरे वो मान रहे हैं ना, अरे ठीक हो गया मैम। अब हम रियल रेट 1990 में 10 रुपए किलो आता था, आज की तारीख में कितने आता है? 100 रुपए किलो आता है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अब अगर सीधा हम, आपने कई उस जगह पर पढ़ा भी होगा या कई बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि अरे इतना महंगा, हमारे जमाने में तो 10 रुपए में मिलता था, अब तो 100 रुपए में मिलता है, बहुत महंगा हो गया है ना। अब तो खरीदना बड़ा मुश्किल हो गया है, देसी घी बहुत मुश्किल हो गया है, पहले तो 10 में मिल जाता था। लेकिन अगर उस वक्त 1990 में किसी, ये महंगा है या सस्ता है ये डिपेंड करेगा कि 1990 में मान लीजिए किसी एक व्यक्ति की आय उसी पद पर, कोई एक पद है, ठीक है, मान लीजिए किसी कोई डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, ठीक है, आप लोग सब डॉक्टर्स हैं ना, तो मान लीजिए आप सरकारी डॉक्टर के पद पर कार्यरत हैं 1990 में, आप या कोई भी व्यक्ति, तो उसकी तनख्वाह मान लीजिए 100 रुपए महीना थी 1990 में, 100 रुपए महीना थी 1990 में, ठीक है। अरे ठीक है कि नहीं? यस मैम। जी मैम। यस मैम। ओके, और हम ये मान लेते हैं कि आज 2020 में एक सरकारी डॉक्टर के पद पर एक व्यक्ति कार्यरत है, ठीक है, पद सेम है, उसी पद पर वो व्यक्ति 1990 में कार्यरत था, और आज एक दूसरा व्यक्ति उसी पद पर 2020 में उस पद पर कार्यरत है, और उस
आज देसी घी 100 रुपए किलो मिलता है, और आज उस पद की जो मासिक आय है उस वक्त 100 रुपए थी, और आज उस पद की मासिक आय जो है वो 2000 रुपए है। ठीक है, लिख लीजिए, आंकड़ा लिख लीजिए। जी मैम। ठीक है, तो 10 रुपए किलो देसी घी था, लेकिन मंथली सैलरी 100 रुपए थी। आज 100 रुपए किलो देसी घी है, लेकिन मंथली सैलरी 2000 रुपए है। ठीक है, जी मैम। तो अब ये बताइए, दोनों आंकड़े देखने के बाद ये बताइए कि देसी घी ज्यादा महंगा उस वक्त था कि आज है? मैम उस वक्त था। हाँ, उस वक्त उस वक्त था। 1990 में था। उस वक्त था। मतलब उस पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति के लिए देसी घी ज्यादा महंगा 1990 में था ना? जी मैम। क्योंकि यस मैम। भले उसकी जो रियल प्राइस थी, वैल्यू के टर्म्स में वो 10 रुपए थी, लेकिन उसकी तनख्वाह भी तो आज के मुकाबले काफी कम थी। जी मैम। देसी घी जरूर महंगा है, मतलब रियल प्राइस के वैल्यू में देसी घी 10 गुना महंगा हो गया है, लेकिन उसकी तनख्वाह 20 गुना ज्यादा हो गई है उसी पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति की, है ना? यस मैम। क्या? तो आप सीधे 10 और 100 रुपए को कंपेयर नहीं कर सकते कि भैया उस वक्त तो 10 रुपए में मिलता था, अब 100 रुपए में मिलता है तो बहुत महंगा हो गया है। देखिए, ये आपको सही जानकारी नहीं दे रहा है। आपको वेरिएबल क्या आया है? वेरिएबल आया है सैलरी एडजस्टमेंट। सैलरी में वेरिएशन आया है ना, सैलरी इंक्रीज, उस पर 10 गुना अंतर था, यहाँ पर 20 गुना अंतर है, तो सैलरी में चेंज आया है। अब क्योंकि सैलरी में चेंज आया है तो आपको सैलरी के लिए एडजस्टमेंट करना होगा। अब सैलरी के लिए एडजस्टमेंट आप कैसे करेंगे? इन दोनों इसमें इसको आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। आप ये मानेंगे कि अगर हम इस व्यक्ति की आज की तारीख में ये मान लें कि इसकी सैलरी जो 2000 रुपए जो सैलरी है उसको हम मान लेते हैं कि वो 100 रुपए है। ठीक है, तो अगर 2000 रुपए में उसको देसी घी 100 रुपए का मिलता है, ठीक है, सुन रहे हैं आप लोग? जी मैम। हाँ, तो 2000 देसी घी उसको 100 रुपए का मिलता है, तो उसको कितना अंतर हो गया उसमें? 2000 by 100 कितना हो गया? 200 हो गया ना? हो गया ना भाई? उसकी जी मैम। ना 200 हो गया। और 1990 में कितना था? 100 रुपए बाई 10, तो 100 बाई 10 कितना हो गया? 10 हो गया। यानी उस वक्त वो उस सैलरी में 10 किलो देसी घी खरीद सकता था अगर अपनी पूरी सैलरी देसी घी खरीदने में लगा देता। और आज की, ठीक है ना, 2020 ही बचा, 200 नहीं बचा। 2000 बाई 100 कितना हुआ? 20 बचा ना। तो आज वो उसी सैलरी में अगर अपनी पूरी सैलरी से अगर वो देसी घी खरीदे तो 20 किलो देसी घी खरीद सकता है। तो अगर हम इसको स्टैंडर्डाइज कर 2000 के लिए, या इस डेटा को स्टैंडर्डाइज करते 100 के लिए, तो हमें उसको करने का तरीका मैं आपको बता दूं। मान लीजिए यहाँ पर यूनिटरी कैलकुलेट करके बता रहे हैं। इसका आप एक काम करिए, वेटेड प्रोपोर्शन निकाल लीजिए। ये टोटल सैलरी, सॉरी देसी घी का प्राइस और सैलरी का प्रोपोर्शन निकाल लीजिए। तो 10 आउट ऑफ 100 हो गया पहले केस में 1991। ठीक है, अगर वो एक व्यक्ति पूरी सैलरी में 1990 में 10 किलो देसी घी खरीद सकता है, ठीक है, तो 1/10 हो गया ना वेटेड प्रोपोर्शन। जी मैम। और पूरी सैलरी 2000 में 20 किलो देसी घी खरीद सकता है, तो 1/10 हो गया प्रोपोर्शन। ठीक है ना? जी जी। और पहले वाले में वेटेड प्रोपोर्शन हो गया 0.1 हो गया सैलरी का। और आपको जो भी डेटा मिलता है 2020 में आपको प्राइस मिल रहा है 100, इसको 0.1 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे वेटेड प्रोपोर्शन से, तो आपको कितना मिल जाएगा? 10 ही मिल जाएगा ना?
समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है भैया? यस मैम। जी मैम। जी मैम। तो वेटेड प्रोपोर्शन जी मैम, आ तो रहा है। 10/100 का देसी घी है और यहाँ पर 100 रुपए का देसी घी है। ये आपको क्रूड रेट बता रहा है देसी घी का। तो इसको आप कंपेयर, इसलिए आपको आप सैलरी रेंज से एडजस्ट करना होगा। वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने और दूसरे पदों के सैलरी है नहीं, वो होते तो हम सैलरी स्पेसिफिक रेट कैलकुलेट करके करते नहीं, एक ही सैलरी हम उसका प्रोपोर्शन सैलरी अगर हम बेसिक यूज करते 10 किलो आते, यहाँ पर है तो आप बेसिक देसी घी को या फिर आपके देसी घी के, 40 ना। ठीक है? क्या हुआ भैया? और जो है पैर में दर्द बता रही हूँ, सारा जैसे कुछ बोल रहे उनका ठंडे समझ में आया आपको? स्टूडेंट्स समझ में आया आपको? जी मैम। तो जैसे ही एज एडजस्टेड डेथ रेट आपको ये बताते हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर या 1990 के मुकाबले 2020 में अगर आप जनसंख्या का भी वैसा ही माने जैसे 90 के वक्त था, उस वक्त के हिसाब से, यानी कि उस वक्त जितनी हर एज का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेटेड प्रोपोर्शन से, तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका डेटा स्टैंडर्डाइज हो जाएगा उस प्रोपोर्शन के हिसाब से। यानी अगर जनसंख्या का स्ट्रक्चर वैसा ही होता जैसे समझ में है, तब मृत्यु दर ये होती, और जब मृत्यु दर आपको मिल जाएगी तभी आप कंपेयर कर पाएंगे कि उस वक्त के मुकाबले आपने मृत्यु दर में गिरावट आई है या बढ़ावट हुई है, ठीक है, या बढ़त हुई है। बढ़ावट तो नहीं होता, बढ़त हुई है। समझ गए? इतना एज एडजस्टमेंट का बस इतना मतलब होता है, ठीक है? जी मैम। कि ये आपको सही जानकारी देते हैं कि क्या वाकई कोई चेंज हुआ है इन दी एज adjust or if no changes population from one year to another, so they are a better indicator. ये बेहतर आंकड़े होते हैं, सूचक होते हैं अनएडजस्टेड या क्रूड डेथ रेट्स के मुकाबले। अगर आपको ये देखना है कि रिस्क ऑफ डेथ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो अगर रिस्क ऑफ डेथ में मृत्यु का जो खतरा है इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं या दो पॉपुलेशंस में कंपेयर करना चाहते हैं, नॉट जस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब आपको एज एडजस्टमेंट करना ही होगा। या अगर किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से रिस्क ऑफ डेथ चेंज हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट करना होगा। क्रूड डेथ रेट्स के मुकाबले एज एडजस्टेड डेथ रेट्स एक बेटर इंडिकेटर इसलिए माने जाते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि why are age adjusted death rates considered better than crude और unadjusted death rates, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि because age adjusted death rates show what the level of death or mortality would be if there were no changes in the age makeup of the population from one year to another year, or from one period or one point in time to another point in time, and therefore they are a better indicator than the unadjusted or crude death rates for examining changes in the risk of death over a period of time when the age distribution of the population is changing. ठीक है? समझ गए आप? समझ गए? यस मैम। जी मैम। यस मैम। यस मैम।
ओके, मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट्स, जितने बीमारी और मृत्यु के जो दरें होती हैं, ये बहुत हद तक डिपेंड करती है ऑन एज, सेक्स, रेस एंड सबक वो क्या दे? हाँ सर, जैसे आपको हाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि हार्ट डिजीज बहुत सारे देशों में, अब तो भारत में भी एक लीडिंग कॉज हो गया है मृत्यु का। आयरन स्मोकिंग क्या होता है सर? आयरन स्मोकिंग आबादी में। तो हार्ट डिजीज एक लीडिंग कॉज है इस वक्त जनरल पॉपुलेशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड नेशंस आल्सो। जो लास्ट ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के आंकड़े आए थे 2016 में और उसके बाद 2020 में जो आंकड़े आए हैं वो ये बताते हैं कि भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से होने वाली मृत्यु में हार्ट डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, स्ट्रोक, कैंसर और डायबिटीज, ये 3-4 डिजीजेस जो है प्रमुख कॉजेज हैं ऑफ mortality or death. So heart disease is one of the leading causes of death in the general population all over the world and also in India. Now, it is a leading cause of death in the general population, of course, but especially for senior citizens. यानी जो कि जिन्होंने 65 वर्ष की आयु पार कर ली है। तो हार्ट डिजीज एक जनरल प्रॉब्लम तो है ही आबादी में, लेथैलिटी का एक मेजर कॉज तो है ही, हृदय संबंधित बीमारियां, लेकिन वो व्यक्ति जिन्होंने 65 वर्ष की आयु पार कर ली है उनमें ये खतरा ज्यादा होता है और उनमें ये एक बहुत बड़ा कारण होता है मृत्यु का। अब ये भी देखा गया है साथ में कि कैंसर भी एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, हार्ट डिजीज तो है ही एक लीडिंग कॉज, उसके साथ में मैंने आपको 4 बीमारियों के नाम गिनाए थे, कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और डायबिटीज। तो हार्ट डिजीज में कार्डियोवास्कुलर डिजीज आप मान सकते हैं, या स्ट्रोक तो सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज हो गया। तो उसके अलावा कैंसर भी एक लीडिंग कॉज है। तो जो टॉप मोस्ट 3-4 कॉजेज हैं ऑफ नॉन कम्युनिकेबल ऑफ डेथ ऑफ नॉन कम्युनिकेबल ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उनमें ये 4 आते हैं। कैंसर भी एक लीडिंग कॉज है जनरल पॉपुलेशन के लिए, लेकिन कैंसर से रिलेटेड जो डेथ्स होती हैं वो उनमें 45 to 64 इयर्स एज ग्रुप में वो ज्यादा होती हैं। ठीक है, ये देखा गया आंकड़ा एनालिसिस के बाद। ये मैं आपको WHO के डेटा से वर्ल्ड ओवर का बता रही हूँ, सिर्फ इंडिया का नहीं बता रही हूँ, लेकिन कमोबेश स्थिति हर देश के लिए ऐसी ही है। अब वहीं पर अगर आप अनइंटेंशनल इंजरीज यानी एक्सीडेंट से होने वाली जो मौतें होती हैं, अनइंटेंशनल यानी जो आपने इंटेंट नहीं किए, मर्डर्स वगैरह और ये सब उसमें नहीं आते या इंटेंशनल इंजरीज उसमें नहीं आती। तो अनइंटेंशनल इंजरीज जहां हार्ट डिजीज से होने वाली मौतें लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन द एज ग्रुप ऑफ पीपल मोर देन 65 इयर्स ऑफ एज, वहीं कैंसर से ज्यादा डेथ्स होती हैं 45 से 64 वर्ष की आयु के लोगों में ज्यादा है, और अनइंटेंशनल इंजरीज 1 से 44 वर्ष के भीतर के लोगों में ज्यादा होती हैं। यानी जनरल पॉपुलेशन में अगर आप देखेंगे, पूरी आबादी के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 3-4 टॉप मोस्ट कॉजेज तो आएंगी, लेकिन ये 3-4 टॉप मोस्ट कॉजेज अगर आप जनरल पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति को हृदय संबंधित बीमारी से मरने का खतरा उतना ही है जितना कि 65 वर्ष पार कर चुके लोगों में। 65 वर्ष की आयु जिन्होंने पार कर ली उनको हृदय संबंधित बीमारियों से मरने का खतरा ज्यादा है। जो 45 से 64 वर्ष की आयु के बीच में है उनको कैंसर होने का खतरा ज्यादा है, और जो 1 से 44 वर्ष की आयु के भीतर है उनको अनइंटेंशनल इंजरीज से उनकी मृत्यु होने का खतरा ज्यादा है। मृत्यु किसी भी आयु वर्ग में हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा किस आयु वर्ग में किस बीमारी से मरने का होता है, से मृत्यु का होता है, ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से एज ग्रुप में आपको किस बीमारी से बचने की ज्यादा जरूरत है। अगर आप 65 वर्ष पार कर चुके हैं तो आपको हृदय संबंधित बीमारियों से बचने की ज्यादा जरूरत है। अगर आप 45 से 64 वर्ष की आयु के बीच में हैं तो आपको कैंसर से बचने की ज्यादा जरूरत है, और अगर आप 1 से 44 वर्ष के भीतर की आयु में हैं तो आपको अनइंटेंशनल इंजरीज से अपने आप को बचा के रखने की जरूरत है। तो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी डेटा, इसका मतलब एज, सेक्स, रेस और एथनिसिटी से वेरी करता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति किस वक्त किस आयु वर्ग में फॉल करता है,
किस जेंडर को बिलोंग करता है। अब अगर आप एक फीमेल हैं और 45 से 64 वर्ष की आयु के भीतर हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज्यादा है। अगर आप एक मेल हैं तो आपको और 45 से 64 आयु वर्ग के भीतर हैं तो आपको प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा ज्यादा है। अगर आप मतलब ऐसे ही बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि एज, सेक्स, रेस और एथनिसिटी से जिनसे मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी अफेक्ट होती है। अब 20वीं सदी में जब मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स का अध्ययन किया गया, 20वीं सदी का मतलब है जो 1900 वाला जो सेंचुरी था ना, 1901 से लेकर 2000 तक की जो सेंचुरी, समझ गए आप 20वीं सदी। हम फिलहाल अभी कौन सी सदी में है, किस सेंचुरी में है, हम अभी किस सेंचुरी में है? 21st सेंचुरी में है हम अभी। 2001 से लेकर या 2000 ईयर जब खत्म हुआ और 2001 से लेकर 3000 तक ये 21st सेंचुरी रहेगी, ठीक है ना? नहीं, 2001 से लेकर 3000 तक 21st सेंचुरी रहेगी या 2001 से लेकर कितने तक रहेगी? एक सेंचुरी कितने साल की होती है? 2100 एक सेंचुरी कितने साल की होती है? 100 मैम। 100 की होती है ना, तो 2001 से लेकर कितने साल तक ये सेंचुरी रहेगी? 2100 2099 2099 नहीं मैम 2100 2100 नेहा सही बोल रही है। 2100 2100 सॉरी मैम। यानी सन 2100 तक ये सेंचुरी रहेगी, है ना? सन 3000 तक मैंने पहले बोला वो तो सहस्त्राब्दी हो जाएगी, मिलेनियम हो जाएगा। 2001 से 3000 तक तो ये मिलेनियम चलेगा, 21st मिलेनियम चल रहा है, ठीक है ना? लेकिन 2001 से 2100 तक 21st सेंचुरी चल रही है, समझ गए? चल रही है ना? यस मैम। मिलेनियम का मतलब होता Yes, है 1000 साल और सेंचुरी का मतलब होता है 100 इयर्स। तो वो 21st मिलेनियम नहीं होगा। कौन सा मिलेनियम होगा? पहला मिलेनियम था, पहले 1000 वर्ष कौन से थे? पहले 1000 वर्ष कौन से थे? 0 to 1000 AD। हाँ, 0 to 1000 AD। फिर दूसरा कौन सा हुआ? 1001 से 2000। तो ये कौन सा मिलेनियम चल रहा है? तीसरा मिलेनियम चल रहा है ना, थर्ड मिलेनियम, तीसरी सहस्त्राब्दी चल रही है 2001 से 3000, ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये थर्ड मिलेनियम चल रहा है लेकिन 21st सेंचुरी चल रही है। आपने एक टर्म सुना होगा ना, मिलेनियल्स, बहुत यूज में है आजकल। वी आर मिलेनियल्स, सब बोलते हैं ना वी आर मिलेनियल्स। मिलेनियल्स का मतलब क्या होता है? या मिलेनियल जनरेशन आपने कई जगह सुना होगा, सुना है? अगर आप सोशल मीडिया पर है तो जरूर सुना होगा मिलेनियल्स। यस मैम। मिलेनियल्स उन लोगों को बोलते हैं क्योंकि सन 2000 के बाद मिलेनियम चेंज हो गया है, ये तीसरा मिलेनियम स्टार्ट हो गया है, तीसरी सहस्त्राब्दी यानी 2000 से 3000 तक के जो 1000 वर्ष है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो ये थर्ड मिलेनियम स्टार्ट हो गया है, इसलिए सन 2000 के बाद पैदा होने वाले सभी लोगों को मिलेनियल्स बोला जाता है कि वो इस तीसरे मिलेनियल की आबादी है। तो ये बोला जाता है कि ऐसे इन लोगों ने तो मतलब गजेट्स की दुनिया में ही जन्म लिया है और ये उसके पहले वाली जो सहस्त्राब्दी थी यानी 2000 तक जो जिन लोगों का जन्म हुआ है उनसे बिल्कुल अलग है ये आबादी। इसने इंटरनेट और कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स की दुनिया में जन्म लिया है, तो ये इनके बिना रहना ही नहीं जानते हैं और ये अलग ही आबादी है, ऐसा बोला जाता है। उनको एक नया टर्म दिया गया मिलेनियल्स। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं।
तो जब 2000 तक जो मॉर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स था, यानी मृत्यु के जो आंकड़े थे दुनिया भर के, उनका जब स्टडी किया गया तो ये पता चला साइंटिस्ट को या एपिडेमियोलॉजिस्ट को कि लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु के जो प्रमुख कारण थे या कारक थे, उनमें एक शिफ्ट हुआ समय के साथ। एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी में लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ में शिफ्ट हुआ है। अब वो क्या शिफ्ट हुआ है? जब ये सेंचुरी शुरू हुई थी, यानी 20वीं सदी की बात की जा रही है, 20वीं सदी यानी 20वीं सेंचुरी की बात की जा रही है, 1900 वाली जो सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, 1901, 1902, 1903, जब भारत आजाद नहीं था, हमारे ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा था देश के ऊपर। उस वक्त जब ये सेंचुरी शुरू हुई थी, 20th सेंचुरी, तब कम्युनिकेबल डिजीजेस लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हुआ करते थे, यानी मृत्यु के प्रमुख कारण जो थे वो कम्युनिकेबल या इंफेक्शियस डिजीजेस थे, जैसे कि न्यूमोनिया, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस और पेट से संबंधित इन्फेक्शन यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ये लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ हुआ करते थे। आपको पता है कि उसी दौरान 17 से लेकर मिड 20th सेंचुरी तक 7 कॉलेरा पैंडेमिक्स आए थे, मैंने आपको बताया था, आए थे ना कॉलेरा पैंडेमिक्स। तो कॉलेरा भी तो एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ही है ना? तो उनसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, न्यूमोनिया और टीबी मृत्यु के प्रमुख कारण हुआ करते थे जब सदी की शुरुआत हुई थी, 20th सेंचुरी की जब शुरुआत हुई थी। लेकिन एक सदी की में जो हमने प्रगति की है, यानी साइंस ने और हेल्थ ने जो प्रगति की है, उससे अब प्रगति किस चीज में की है? पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस में की है। हमने पहले जो कॉलेरा पैंडेमिक्स आते थे उनको हमने दूर किया। कैसे दूर किया? हाइजीन और वाटर सैनिटेशन, हाइजीन, ये प्रैक्टिसेस सुधार के हमने कॉलेरा और दूसरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से, वाटर बॉर्न डिजीजेस से हमने निजात पाई। बायोमेडिकल रिसर्च ने काफी प्रोग्रेस की। अब उसकी वजह से हुआ ये कि कम्युनिकेबल डिजीजेस से होने वाले जो कुल मौतों में कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो प्रोपोर्शन था वो घट गया और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का प्रोपोर्शन कुल होने वाली मौतों में बढ़ गया। आज की तारीख में जो, या इस सेंचुरी, अब ये सेंचुरी तो अभी शुरू ही हुई है, मतलब 2020 चल रहा है, हम मिड की तरफ जाने वाले हैं तेजी से। तो आज की तारीख में जो टॉप मोस्ट 4 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ है दुनिया में, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है। ठीक है? उस वक्त जो टॉप लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ हुआ करते थे जब 20th सेंचुरी शुरू हुई थी, वो सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस थे, जैसे कि न्यूमोनिया, टीबी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। आज की तारीख में जो टॉप मोस्ट लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ हैं इन द वर्ल्ड, दे आर ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे कि हार्ट डिजीजेस, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स का मतलब होता है कैंसर, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेस जैसे कि स्ट्रोक या COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस या अनइंटेंशनल इंजरीज। फिर लिस्ट बहुत लंबी है, डायबिटीज मेलिटस, इन्फ्लुएंजा और सेप्टिसीमिया, ये ऐसी सब बीमारियां जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, वो लिस्ट में बहुत नीचे की तरफ आती हैं। यानी कि अगर टॉप 10 कारणों का आप बनाएंगे तो ये लास्ट के 2-3 में आएंगी, यानी 8, 9, 10 पोजीशन पर आएंगी न्यूमोनिया और टीबी जैसी बीमारियां। बाकी सारी बीमारियां जो टॉप में फॉल करती हैं, टॉप 10 में, टॉप 5 में, वो सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। यानी मृत्यु के प्रमुख कारणों में मॉर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स में एक साफ शिफ्ट दिखता है कम्युनिकेबल डिजीजेस से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की तरफ। इस शिफ्ट को एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल शिफ्ट। ये टर्म सुना है आपने, एपिडेमियोलॉजिकल शिफ्ट? एपिडेमियोलॉजिकल शिफ्ट का मतलब होता है जब पैटर्न ऑफ डिजीजेस में एज लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ अगर पूरा शिफ्ट आ जाए। पहले ज्यादा मौतें संक्रामक बीमारियों की वजह से होती थी, वहीं आज की तारीख में दुनिया भर में कुल होने वाली मौतों में असंक्रामक या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का प्रोपोर्शन तेजी से बढ़ा है और टॉप 4 या टॉप 5 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस टुडे। तो ये सारा जानकारी या ये सारा एनालिसिस आपको मॉर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स से ही एनालाइज करके मिला है।
तो मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक की एक यूजफुलनेस ये भी है कि आपको ये लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ में शिफ्ट के बारे में भी बताते हैं। अब आज की तारीख में यानी एट द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी, बिगिनिंग तो नहीं है, हम मिड की तरफ आ रहे हैं, 2020 आ गया है, तो जो 5 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ हैं दुनिया भर में वो है हार्ट डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अनइंटेंशनल इंजरी। ये सारे के सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं एंड दे अकाउंट फॉर अबाउट 68% ऑफ ऑल डेथ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि लगभग 70% से करीब 2% कम, 68% कुल होने वाली मौतों में 68% तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का ही हाथ है। यानी पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस और बायोमेडिकल रिसर्च में प्रोग्रेस होने से, एंटीबायोटिक्स अवेलेबल होने से, पब्लिक हेल्थ हाइजीन इंप्रूव होने से हमने कम्युनिकेबल डिजीजेस पर तो अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है। इसलिए भी क्योंकि लोग अब ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं, लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस तेजी से पनप रही हैं। इस वजह से प्रोपोर्शन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का पॉपुलेशन में बढ़ गया है और इसको बोलते हैं, इस तरीके के शिफ्ट को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल शिफ्ट। तो ये इस शिफ्ट के बारे में मोर्टेलिटी डेटा को एनालाइज करने के बाद ही हमें ये जानकारी मिली है। तो मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स का एक यूज ये भी है कि वो शिफ्ट, डिजीज पैटर्न में शिफ्ट भी आपको बताते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो डोमिनेशन है मोर्टेलिटी डेटा में या मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स में, ये हालांकि ऐसा नहीं है कि हर देश में कम्युनिकेबल डिजीजेस से होने वाली मौतों में कमी आई है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आज की तारीख में आपको ये कोविड-19 पैंडेमिक के रूप में देखने को मिल रहा है। हम जब ये बोल रहे हैं 2020 को हम पिक्चर से निकाल दें, 2020 में तो ये पैंडेमिक ही आ गया, जो कि एक पैंडेमिक इन्फेक्शियस डिजीज का ही आ सकता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का पैंडेमिक आना थोड़ा मुश्किल है। एक ही समय पर दुनिया में अचानक बहुत सारे लोग कैंसर से मरने लगे, ये थोड़ा असंभव सी बात है, क्योंकि कैंसर कई सालों में पनपता है और इन्फेक्शियस डिजीजेस से अचानक एक ही समय में काफी सारे लोगों की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीजेस या एक्यूट डिजीजेस की डेफिनेशन ही यही होती है कि उनके सिम्टम, ये वो बीमारियां हैं जिनके सिम्टम्स आते हैं और सबसाइड करते हैं विद इन द पीरियड ऑफ वीक्स और मंथ्स। और क्रोनिक डिजीजेस थोड़ा लंबे समय लेकर पनपती हैं और धीरे धीरे शरीर में बचती हैं। तो 2020 में क्योंकि ये पैंडेमिक आ गया है, वो ये इस बात को भी दर्शाता है कि ये जो डोमिनेशन है ना, दिस डोमिनेशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इन द एनुअल मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स, एक्चुअली इन अ सेंस it masks the importance of communicable diseases as causes of deaths in certain age groups. कैसे? इसको आप इस बात से समझिए कि मान लीजिए ये पैंडेमिक नहीं आया होता, कोविड-19 पैंडेमिक नहीं आया होता, क्योंकि ये तो हर एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है। अगर आप किसी एक आबादी में या जनसंख्या में अगर आप हर एज ग्रुप में लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ अलग अलग निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया कि मोर देन 65 इयर्स एज ग्रुप में एक टॉप मोस्ट लीडिंग कॉज है हार्ट डिजीज। ठीक है, हार्ट डिजीज की वजह, अगर आपकी उम्र 65 वर्ष से ज्यादा की है तो हार्ट डिजीज होने की संभावना होती है, और हार्ट डिजीज से मृत्यु की संभावना भी दूसरे आयु वर्ग के कंपैरिजन में 65 वर्ष आयु वर्ग में ज्यादा होती है। लेकिन हर साल इसी एज ग्रुप में मरने वालों में एक बहुत बड़ा हिस्सा न्यूमोनिया और इन्फ्लुएंजा से पीड़ित लोगों का भी होता है। यानी 65 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग में बहुत सारे लोगों की, एक बहुत बड़े प्रोपोर्शन की मृत्यु हालांकि हार्ट डिजीज से होती है, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा न्यूमोनिया और इन्फ्लुएंजा से मरने वालों का भी होता है, क्योंकि उस एज में इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो न्यूमोनिया और इन्फ्लुएंजा जैसे इन्फेक्शन भी आपको मृत्यु की कगार तक पहुंचा सकते हैं। तो 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों में हार्ट डिजीज एक बहुत बड़ा मृत्यु का कारण तो है ही, उसके अलावा न्यूमोनिया और इन्फ्लुएंजा भी है। लेकिन क्योंकि न्यूमोनिया, और जब आप टोटल पॉपुलेशन के लिए मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं तो न्यूमोनिया और इन्फ्लुएंजा बहुत नीचे चला जाता है, क्योंकि
आपकी जनसंख्या में 65 वर्ष से ऊपर के लोगों की संख्या ही दूसरे आयु वर्ग के लोगों के मुकाबले काफी कम हो जाती है। मान लीजिए वो ये जनसंख्या 25% है कुल आबादी का, 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का, और कुल आबादी में मृत्यु के हार्ट डिजीज 65 वर्ष से ज्यादा में बड़ा हो गया, कैंसर 45 में बड़ा हो गया, 1 से 44 में अनइंटेंशनल इंजरीज बड़ी हो गई। तो टॉप 3 तो यही हो गई। तो हालांकि दूसरे और तीसरे नंबर पर 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में न्यूमोनिया और इन्फ्लुएंजा थे, लेकिन वो टोटल लिस्ट में फॉर द एंटायर पॉपुलेशन वो काफी नीचे चले जाते हैं, 9th और 10th। तो ऐसा लगता है कि न्यूमोनिया और इन्फ्लुएंजा तो उतने बड़े लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ नहीं है, बट इफ यू कंसिडर फॉर दैट वेरी एज ग्रुप, दैट इज फॉर मोर देन 65 years of age group, then after heart disease leading causes of death are pneumonia and influenza. So communicable diseases cannot be ignored completely, though for the entire population there is a shift in the leading causes of death from communicable diseases to non-communicable diseases, but in every age group communicable diseases play or have an important contribute an important proportion to the leading causes of death. ऐसे ही जैसे HIV एड्स है, ठीक है। अब HIV एड्स जब आप ओवरऑल लिस्ट देखेंगे लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ में, तो HIV एड्स आपको WHO के किसी लिस्ट में 8th पे मिलेगा, मतलब साल दर साल जब वो अपनी लिस्ट अपडेट करते रहते हैं, किसी में 9th पर मिलेगा, किसी में 10th पर मिलेगा लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। लेकिन HIV एड्स अगर आप सेक्स स्पेसिफिक या जेंडर स्पेसिफिक कंपैरिजन करेंगे और अलग से लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन मेल्स निकालेंगे और लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन फीमेल्स निकालेंगे फॉर द एंटायर वर्ल्ड, मैं आपको बता रही हूँ, तो मेल्स में HIV एड्स टॉप 5 कॉजेज में आएगा, जबकि फीमेल्स में वो टॉप 10 में भी शायद नहीं आएगा। तो ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए हालांकि अगर टॉप 10 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ की आप लिस्ट बनाएंगे for both males and females of the entire world, शायद 9th या 10th पोजीशन पर HIV एड्स फॉल करेगा, लेकिन ओनली फॉर मेल्स या ओनली फॉर फीमेल्स अगर आप बनाएंगे तो मेल्स में शायद टॉप 5 में HIV एड्स एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बनेगा और फीमेल्स में शायद टॉप 10 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ में भी वो नहीं आएगा। तो सेक्स स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन भी होता है कई बीमारियों का, ऐसे ही एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन भी होता है, जैसे न्यूमोनिया और इन्फ्लुएंजा, जो कि अनमास्क हो जाता है व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग the leading or plotting leading causes of death for the entire population. तो इस वजह से कई बार नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो डोमिनेंस है वो कम्युनिकेबल डिजीजेस की रियलिटी को मास्क कर देता है व्हेन यू आर लुकिंग एट द पिक्चर फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। अब इसलिए ये ध्यान रखना हमेशा बहुत जरूरी होता है कि व्हेन यू आर व्यूइंग द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, पूरी आबादी के लिए जब आप लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ देख रहे हैं, तो ये आपको आबादी के या पॉपुलेशन के हर सेगमेंट के स्वास्थ्य की क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा है। ये ओवरऑल आबादी के स्वास्थ्य की एक एवरेज पिक्चर आपको दे रहा है कि ओवरऑल भारत की कुल आबादी में अगर आप ये मान लें कि 130 करोड़ लोग हैं, अब हम फिलहाल हम 138 करोड़ हो गए, तो 138 करोड़ की आबादी में जो लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ है उनमें 1, 2, 3, 4, 5 ये हैं। लेकिन अगर आप हर सेगमेंट को इंडिविजुअली देखेंगे तो हर सेगमेंट में लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ डिफर करते हैं और इसलिए आपको हर सेगमेंट में अलग अलग टारगेट्स लेकर चलना जरूरी है। यानी मेल्स में टॉप 5 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ अलग होंगे, फीमेल्स में टॉप 5 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ अलग होंगे, बच्चों में टॉप 5 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ अलग होंगे, हर एज ग्रुप में अलग होगा। तो ऐसे ही अगर आप हर सोसाइटी के हर सेगमेंट को लेकर चलेंगे तो टॉप 5 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ अलग होंगे। इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि कम्युनिकेबल डिजीजेस अब कंट्रीब्यूट ही नहीं करती हैं मोर्टेलिटी में। और 2020 में तो हद ही हो गई, मतलब पैंडेमिक ऐसा आया कि कोरोना ने बाकी सबको पछाड़ दिया, अकेले कोरोना ही न्यूज में बना हुआ है। सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे जो इतने चर्चा हो रही थी कि वो टॉप मोस्ट लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ है, वो कोरोना की वजह से वो सारी चर्चाएं बंद हो गई और अभी तो फिलहाल ये दिक्कत है ही हमारे सामने। तो ये तो हो गया मोर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स आपको क्या क्या जानकारी दे सकती है। ये आपको समझ में आ गया? ये आया समझ में या नहीं आया?
Yes, ma'am. ओके, तो अभी 7 बज गया है। मैं एक काम करती हूँ, आपको नेक्स्ट क्लास में लाइफ एक्सपेक्टेंसी और डाली